हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 24 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो ज़रा सी मुसीबत देख करके हार मान जाता है। यानी आपको खुद से और मज़बूत रहना है और अपने जो भी लक्ष्य है उस पर अडिग होकर के टिके रहना है और उसको प्राप्त करना है। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ फ्रेंड्स आप हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दें। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से किस शहर को शामिल किया गया है। तो वह शहर कौन सा है? तो वह है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु शहर है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन किसने इसको लॉन्च किया है। ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब आर रीशेपिंग रीजनल रियल इस्टेट शीर्षक वाली कोलियर्स की एक रिपोर्ट में बेंगलुरु एपीएसी जो है क्षेत्र को शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उभरा हुआ माना गया और जबकि हैदराबाद इस 10 शीर्ष स्थान वाली सूची में शामिल है। रिपोर्ट में एपीएसी शहरों के भीतर सबसे आकर्षक प्रौद्योगिकी क्या होगा? सबसे आकर्षक प्रौद्योगिकी सब मार्केट की रैंक करती है जिससे प्रौद्योगिकी समूहों के लिए एक नेविगेशन उपकरण के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि वे अपने विस्तार की योजना बनाते हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं कि पहले 4 शहर इसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें बीजिंग है, शंघाई है, बेंगलुरु है, शेंझेन है और सिंगापुर है। ठीक है। वर्तमान में एपीएसी में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में यह रैंक दी गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो अपना स्पोर्ट है, स्पोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो क्योंकि ओलंपिक के लिए जो टीम्स बनी है हॉकी महिला और हॉकी पुरुष टीम में उसके कप्तान जो है बना दिए गए हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, वो है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि मिडफील्डर कौन है? मनप्रीत क्या कौन है? मिडफील्डर हैं। ठीक है। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया जबकि अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा, कौन सा है? वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान के रूप में बनाया गया है। और यह मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा, यानी ये तीसरी बार कप्तानी करेंगे ओलंपिक में। मनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 के एशिया कप, 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में FIH सीरीज का फाइनल जीता है। मनप्रीत की अगुवाई वाली टीम ने भुवनेश्वर में FIH पुरुष विश्व कप 2018 में क्वार्टर फाइनल में भी इसने जगह बनाई थी। ठीक। अब फ्रेंड्स, हम महिला श्रेणी में देख लेते हैं कि महिला श्रेणी में किसको कप्तान बनाया गया है। तो रानी रामपाल को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया द्वारा घोषणा की गई है कि रानी न केवल अपने ऑन फील्ड कारनामों के लिए बल्कि टीम में युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए भी उनमें सहज क्षमता के लिए भी स्पष्ट पसंद है। यानी कि जो है महिला टीम में रानी रामपाल को और जो पुरुष टीम है उसमें मनप्रीत सिंह को जो है कप्तान बनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ऐसी जो पहल चल रही हैं देश में, ये इंपॉर्टेंट पहल होती हैं। ठीक। तो क्या है? जान है तो जहान। कौन सा अभियान है? जान है तो जहान जागरूकता अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो फ्रेंड्स, यह जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। ठीक। इसके बारे में देख लेते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्री कौन है हमारे। ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी, किन्ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है अभियान शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जान है जहान है अभियान का संबंध किससे है। तो यह जो है कोरोना के टीकाकरण की जागरूकता से संबंधित है। ठीक। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना है और कोरोना टीकाकरण से संबंधित जो अफवाहें और आशंका हैं उनको खत्म करना है। इस अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संगठनों और सरकारी संगठनों और महिला स्व सहायता समूहों के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ठीक है। ये अवार्ड्स जो है
काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि किसे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, कौन सा सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह कौन है, वह है के सैलजा। कौन है के सैलजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें फ्रेंड्स। और यदि आप क्वेश्चन को नोट नहीं करना चाहते तो आप हम पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा के सैलजा हैं। डिटेल देख लेते हैं कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व, किसके लिए? दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया है। ठीक, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था अपने टाइम पे, इसलिए यह अवार्ड उनको अभी दिया जा रहा है। यह दुनिया को प्रदर्शित करती हैं कि दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। ठीक है, और CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसकी उपलब्धियों के लिए खुले समाज के निर्माण और महत्वपूर्ण, जिन्होंने इस समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उनको यह अवार्ड्स दिया जाता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो संस्था भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर्स पायलट कौन बनी? फ्रेंड्स कोई भी जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी घटना घटित होती है तो वह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो वह माव्या सुदन। कौन है? माव्या सुदन बनी है। इनके बारे में देख लेते हैं कि फ्लाइंग ऑफिसर माव्या सुदन भारतीय वायुसेना में फ़ाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। ठीक, और वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं भारतीय महिला पायलट हैं। कौन है? भारतीय 12वें नंबर की हैं। और 24 वर्षीय माव्या जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा LOC के पास से लंबेरी गांव में रहती है, यानी कि ये LOC के पास ही रहती हैं। और वह लड़ाकू पायलट के रूप में पूरी तरह से परिचालन करने के लिए 1 साल से अधिक के समय तक कठोर लड़ाकू प्रशिक्षण से गुजरी हैं, यानी उनकी 1 साल तक कठिन ट्रेनिंग से इन्होंने गुजरी हैं। फिर जा कर के इनको कहीं यह जो है सौभाग्य मिला है कि वह भारतीय सेना में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इस साल जो ओलंपिक होते हैं 2020 में जो ओलंपिक होते थे टोक्यो, वह 21 में कर दिए गए कोरोना के कारण, इसलिए इस बार ओलंपिक डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस जो है यह हर साल 23 जून, कब मनाया जाता है? हर साल 23 जून को यह मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। यह दिन ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 2023 का विषय है क्या? 23 जून को #ओलंपिक डे, वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें, ये इस बार का विषय है। ठीक, और ये 3 स्तंभों पर 3 स्तंभ आधार पर कौन कौन से? मूव, लर्न और डिस्कवर। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उम्र, लिंग, समाज पृष्ठभूमि या खेल क्षमता की परवाह किए बिना भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को तैनात कर रही है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 1948 यानी 1948 में पहली बार ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया गया था। और ओलंपिक समिति के बारे में देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह लुसाने, कौन है? लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष जो है वह थॉमस बॉक हैं। कौन है? थॉमस बॉक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। कब? 1894 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। ठीक, 1894 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उनसे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि हाल ही में भारत और किसने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके साथ यह समझौता किया है? तो वह फिजी। कौन सा देश है? फिजी के साथ। डिटेल देख लेते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार और
महेंद्र रेड्डी कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री फिजी सरकार के बीच में एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई है और बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, कई एग्जामों में MOU का भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच में बहुआयामी सहयोग और मजबूत करेगा। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो ये क्षेत्र होंगे डेयरी उद्योग है, चावल उद्योग है, जड़ फसल विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, कृषि, मशीनीकरण, बागवानी, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट और रोग, खेती, मूल्यवर्धन, विपणन, कटाई के बाद मिलिंग और प्रजनन और कृषि विज्ञान, ये पूरे क्षेत्रों से संबंधित समझौते किए गए हैं। फिजी के बारे में देख ले कि फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। कौन सी राजधानी है? सुवा है। और फिजी की मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जियोजी कोनौसी। कौन है? जियोजी कोनौसी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो है, क्योंकि बुक से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि किसकी पुस्तक है? काजल सूरी द्वारा। किसकी पुस्तक है? काजल सूरी द्वारा लिखित हब्बा खातून का विमोचन किसने किया, यानी इसको लॉन्च किसने किया? और ये पुस्तक किसकी है? काजल सूरी की पुस्तक हब्बा खातून है। और इसका जो विमोचन है किसने किया है? तो वह अरविंद गौर ने। किसने? अरविंद गौर ने इनका विमोचन किया है। डिटेल देख लेते हैं कि रंगमंच व्यक्ति अरविंद गौर ने काजल सूरी, किसकी? काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है। हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। और हब्बा खातून, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, किस पर लिखी गई है? जो हब्बा खातून है इनको उपनाम से जाना जाता है द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है। यह एक कश्मीरी कवि थे, इन पर यह पुस्तक लिखी गई है। और वह कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक्र की पत्नी थी। ठीक, इनको इसलिए इन पर यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल यानी कि JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो वह कौन सा देश है फ्रेंड्स? वह जापान है। जापान ने और भारत की संयुक्त सेना ने इस पर अभ्यास किया है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास कराना है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसैनिक सहयोग का दायरा भी काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अभी एक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडू नेदू योजना, इस योजना का नाम जरूर याद रखें, नाडू नेदू योजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और इसको किस राज्य में लागू करने के लिए निर्णय लिया गया है? तो वह है तेलंगाना। यानी कि जो नाडू नेदू योजना है आंध्र प्रदेश की, अब इस योजना को तेलंगाना में भी लागू किया जाएगा। ठीक, डिटेल देख लेते हैं कि तेलंगाना मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश सरकार की रायलसीमा लिफ्ट, कौन सी है? रायलसीमा लिफ्ट परियोजना, सिंचाई परियोजना समेत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर कड़ा ऐतराज़ जताया। और कृष्णा नदी पर पानी से अपना उचित हिस्सा पाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने के लिए फैसला लिया। और यह काम तुरंत ही शुरू किया जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा ला दिए गए हैं, आप इनका रिवीजन करते रहें। अब मेरे द्वारा भी एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जो हम पिछले दिनों पढ़ते हैं उसका रिवीजन करेंगे, यानी प्रीवियस डेज का जितना भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनको भी ले लिया जाएगा। तो रिवीजन सीरीज चालू हो चुकी है, आप इस रिवीजन सीरीज को ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो रिवीजन सीरीज चलते हैं और प्रीवियस डेज के क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में योग विज्ञान को शुरू किया है वह कौन है? तो वह है दिल्ली। और वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण, कौन सा? 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश
घोषित किया गया है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह है आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस रैंकिंग में इस जो रिपोर्ट्स आई है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसकी भारत की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाले देशों में कौन सा देश बन गया है? तो वह भारत 5वां देश है और फर्स्ट जो देश है वह अमेरिका है, सेकंड है चाइना। ठीक। हाल ही में नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों के 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है वह बैंक कौन से हैं? तो वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है कि भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है तो वह कौन है? अमेरिका के साथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह ऐप है एम योगा। कौन सा एम योगा को लॉन्च किया है? सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो वह है बेंगलुरु। किसको? बेंगलुरु को। नेक्स्ट है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह है 120। कितना? 120। 2021 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 120 है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 की रेस किसने जीत ली है? तो यह मैक्स वेरस्टापेन ने। कौन? मैक्स वेरस्टापेन ने जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो वह है श्याम सुंदर। किसने? श्याम सुंदर ने यह अवार्ड जीत लिया है। ठीक। तो फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट और रिवीजन सीरीज थी वह समाप्त होती है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।